यार मेरे को फॉर्मली पूछना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम इनफॉर्मली करो, ऐसे ही बिल्कुल जैसे है ये वैसे ही करो। बिल्कुल हम्म। एग्जैक्ट ऐसे ही वीडियो डाल देना है। एग्जैक्ट ऐसा वाला वीडियो जहाँ पे मैं ये सीख रही हूँ कि मुझे रिकॉर्ड कैसे करना है, नहीं। नहीं नहीं, इतना। रिकॉर्ड तो वो हो जाएगा, वो एंड तक रहना बस, मतलब वो बीच में कट मत करना, तो वो शायद वहाँ पे सी ड्राइव में कहीं सेव होता है वो। हाँ हाँ हाँ, और फिर इसका मतलब मैंने इस बार एडिटिंग और पब्लिशिंग का काम किसी और को दिया है। मेरे भरोसे नहीं है तो हो जाएगा हो ये। जाएगा। वाह, चलो। खैर मैं ये बोलने वाली थी कि इंट्रोडक्शन के लिए मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आपके। ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं गूगल करके देखूंगी, मैंने किया था। और दिव्या के बाद पी टाइप करते ही आपका नाम आ गया था, तो मैंने ये वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे ये पता है कि कितनी किताबें लिखी हैं, काफी सारी मैंने पढ़ी हुई हैं, तो आई थिंक कि आई कैन डील विद दिस। मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। तो आप 6 किताब पुराने हो पब्लिशिंग की दुनिया में। 6 किताब पुराना हूँ, और जो लिखी है मैंने और जो पढ़ी है उसके हिसाब से 400 किताब पुराना हूँ। हाँ, जो पढ़ी है उसके हिसाब से तो 400 से ज्यादा होगा, आई एम श्योर। ज्यादा होगा, हाँ। हाँ, हाँ। उसकी गिनती 150 तो नहीं मुझे है। लगता है रजनीश की होंगी उसमें से। तो ये नया है या पुराना है, मतलब मुझे नहीं पुराना, अब मैंने पता। पिछले पिछले मैंने 10 साल 11 साल से रजनीश को नहीं पढ़ा। मतलब मैंने पढ़ना छोड़ दिया 2009 में, ऐसा। ज्ञान मिल गया जितना मिलना था। हाँ, और क्या हो गया, मतलब आई फाउंड माई ट्रुथ जिसको बोलते हैं। वो वैसे भी एक पॉइंट के बाद इमटेरियल रह जाती हैं चीजें, क्योंकि हर लेवल पे कोई ना कोई हर बात रिपीट हो रही होती है। तो और वैसे भी जितना रजनीश से पाना था पा लिया था मैंने, उस मतलब उस समय तक जब मैं पुणे पहुंचा तब। इसीलिए मैं आश्रम नहीं जा पाया, जबकि मैंने 2 साल पढ़ाई की है पुणे में। आई थिंक हमारी इस पे बात हुई है पहले हम्म। कि आश्रम जाना। और मुझे याद है कि मैंने ये बात यहाँ से उठाई थी कि मेरी मम्मी ने कहा था कि पढ़ना वढ़ना ठीक है पर किसी चीज में इतना नहीं डूबना चाहिए। हम्म। तो हाँ, तब आपने ये बताया था कि अब वहां रहते हुए भी आश्रम नहीं गए। हाँ, बिकॉज आई नेवर फेल्ट लाइक इट, कि मुझे हम्म। पहले था फैसिलिटी। मैंने एक बार बुकिंग भी कराई है, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने एक बार बहुत पहले बुकिंग कराई थी कि मैं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत HIV वगैरह टेस्ट और तमाम उसकी फॉर्मेलिटी बहुत होती है। मैंने बुकिंग करा ली, सब हो गया, बट जब जाना था तो आई जस्ट नेवर फेल्ट लाइक इट, कि मुझे लगा जब रजनीश है ही नहीं वहाँ पे, और हालांकि वो बहुत फिलोसफिकल है कि वो नहीं है या है, लेकिन मुझे लगा कि अरे हम्म। क्या ही जाना है ऐसा, फिर इसलिए। हम्म। हम्म। नहीं, ठीक है, दैट इज द फिलोसफी विच आई थिंक आई अंडरस्टैंड जब मैं वहाँ मतलब नहीं, और जब। नहीं नहीं करेगा पर्सनली, मेरा ये भी मानना है, जैसे जिन राइटर्स को मैं सही में एडमायर करता हूँ मैं कभी उनसे नहीं मिलता, जैसे कि क्योंकि आप जब मिलते हो तो आपकी इमेज ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आप सोचते रहे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला हाँ। कोई आदमी है और ये सब है। और जैसे मैं कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं रस्किन बॉन्ड साहब के साथ, मतलब पड़ोस वाली टेबल पे थे वो मेरे, और हम लोग लिट फेस्ट में थे, एक ही इवेंट में गए थे, बट मैं कभी जाके मैंने ये नहीं कहा कि अरे सर, मतलब मेरा आपने बचपन बना दिया या कुछ भी, बिकॉज यू डोंट फील लाइक इट, आपने वो रखा हुआ है कहीं बहुत ऊपर। आप जैसे ही वो इंटरेक्ट करोगे, जैसे ही उस मूर्ति को छुओगे ना, वो टूट जाएगी, तो इसलिए वो, अब ये मेरा अपना टोटका है। तो जैसे नहीं। मैं राजेंद्र यादव हाँ। से भी मिला हूँ एक बार, बहुत पहले, उनकी ये बात 2006 या 7 की होगी। वो हम्म। ऐसे बैठे थे, मतलब 3 सीट छोड़ के बैठे थे। और हम्म। हंस हमारे घर में तब आती थी जब हम छोटे थे, हम्म। बिल्कुल। हरदोई शहर में दो हंस हंस केवल 2 ही लोग लेते थे, एक हमारे घर में आती थी, मेरे पिताजी लेते थे, और वहाँ के डीएम साहब लेते थे। इनफैक्ट हम्म। उनकी डीएम की मेरे फादर से दोस्ती इस बात पे हुई, उन्होंने पूछा दुकानदार से, ये दूसरा कौन है हरदोई में जो हंस पढ़ता है। तो बट राजेंद्र यादव वैसे 3 सीट छोड़ के बैठे थे, मैं नहीं गया मिलने, कि मुझे लगा वो हम्म। इमेज ब्रेक हो जाएगी, ऐसा। ऐसी सेम उदय प्रकाश के साथ मैं इवेंट मैंने उनको बोलते हुए देखा, मुझे लगा यार इतना बड़ा राइटर है, और ये, मतलब मैं ये, हालांकि अब ये मुझे नहीं मालूम किस जबरदस्ती वो आए थे उस इवेंट में, वो बहुत मतलब वो बहुत ऐसा लगा मुझे कि वो इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं वो बोलते हुए, जबकि वही किताब पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं कभी उनके पास जाके मैंने नहीं कहा उनसे मैं ना कि ये आई टेक दिस चांस, ये कॉम्प्लीमेंट भी है, इससे क्वेश्चन आगे आएगा। पर आई थिंक मैंने पढ़ा है आपका लिखा हुआ, और पर्सनली आई फील कि शॉर्ट स्टोरीज आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब आप कोई ऐसा टोटका नहीं है कि लेखक अलग होता है, कहानीकार अलग होता है, कवि अलग होता है। जो लोग लिखते हैं वो अक्सर सब कुछ लिखते हैं।
हम्म, पर फिर भी आई फील कि लिखना अपनी जगह है, सुनाना अपनी जगह है, एंड योर स्ट्रेंथ लाइज इन टेलिंग द स्टोरी। एज इन, हम्म, अगर आप जैसे कहानी लिख रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी का वो है ना कि वो सुनाई खत्म हो गई, किस्से की तरह हो गया। हम्म, और सेम चीज ये होती है कि आपको पढ़ने के साथ साथ आपको सुनना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड आई रिमेम्बर हम्म, मेरा पहला परिचय जो आपके काम से था वो एक्चुअली आपका लिखा हुआ नहीं पढ़ा था मैंने तब तक। ललित ने मुझे कुछ क्लिपिंग्स भेजी थी जो आपने नरेट करके स्टोरीज हम्म, सुनाई थी, हम्म, एंड दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो धन्यवाद। जो सवाल मुझे पूछना था इस पे वो आता कहीं और किसी नंबर पे, पर हम कहीं और से ही शुरू हो गए। हम्म, आपने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवल लिखा है, मैंने आपकी टॉक सुनी है, आप पोएम्स भी लिखते हैं, इतनी अब शायद नहीं लिखते, पहले ज्यादा लिखते थे, हम्म, पर पोएम्स भी लिखते हैं। हम्म। इस सारी चीजों में कौन सा फॉर्म ऑफ आर्ट है, फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो आपको इजी लगता है, मतलब विच नेचुरली कम्स टू यू? मेरे को शॉर्ट स्टोरी लिखना बहुत नेचुरल, मतलब वो मेरे को एफर्ट नहीं, जैसे मैं अभी तक इतनी सरस्वती जी की कृपा रही है मेरे पे कि जब मैं बैठता हूँ तो मैं लिख ही लेता हूँ। ये हम्म। ऐसा, या तो मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज मैं लिखूंगा और मैं बैठ गया, तो ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आए वो शब्द, ऐसा हार्डली एक या दो बार हुआ होगा। वो बहुत अलग है। तो वो है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जैसे हर जैसे मेरे को एक समय में पोएम लिखना बहुत इजी लगता था, इनफैक्ट मैं अभी भी ना बहुत इजीली पोएम लिख सकता हूँ। मुझे मुझे हम्म। मालूम है, वो बात अलग है कि मैं पिछले 2 या 3 साल से मैंने कोई भी पोएम्स जो लिखी है वो पब्लिक नहीं की है, या फिर किसी को भेजी भी नहीं होंगी, वो अपने लिए वो लिखने लगा, या फिर कोई ऐसा काम आ गया पैसे वाला कि जिसमें जिंगल विंगल लिखना है और उस तरीके का, तो वो हम्म। लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोएम लिखना मुश्किल काम है, इनफैक्ट पोएम लिखना ना ज्यादा मैकेनिकल काम है, मेरे को संभव ये लगता है। क्योंकि ओके। ना पोएम्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम भाव है एक्सप्लोर करने के लिए। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप देखोगे उठा के पोएम, इस दुनिया में अगर 100 पोएम, सारी पोएम्स को 100 में डिवाइड कर दे, ऑलमोस्ट 70-80 लगभग एक टॉपिक पे है हाँ, ना। आई एम ग्लैड यू सेड हाँ, दैट, क्योंकि मैं इसे तो डिसएग्री करने वाली थी, पर ये बात, लास्ट वाली बात हाँ, तो डिसएग्री उसमें में। 70-80 एक टॉपिक में है। तो वो भाव और मोरलेस जो पोएम होता है वो बहुत एक आपके ऑनेस्ट एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि पोएम फूटना मतलब एक एक तरीके से अपने आप को, जैसे हर कोई जो कभी प्यार में होता है या कभी संजीदा होता है, वो एक बार कभी कोशिश करता है कि जो वो नॉर्मल है उससे अलग हटके कोई 2 लाइन की एक बात कह दे हम्म। कि उससे असर हो जाए। कहानी के साथ ऐसा नहीं होता। आप ऐसा नहीं हो सकता किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप कहानी लिखें, आप इम्प्रेस करने के लिए पोएम लिखते हो, है ना। तो कि हम सुनाएंगे, और हम कई बार सारे लोग इसलिए भी लिखते हैं कि इस पार्टी में बैठे और वहां पे आपको कहानी सुनाने का स्कोप नहीं है, और आप वहां पे 2-4 लाइन सुनाएंगे और एकदम से वो कनेक्ट होगी। और पोएम की अच्छी बात क्या है ना, उसमें कैरेक्टर नहीं होता, वो कॉन्टेक्स्ट आप नहीं देते, आप केवल एक बात छोड़ देते हो हवा में, और सामने वाला अपने हिसाब से कैच कर लेता है। कहानी में पूरा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। तो हम्म। इस लिहाज से पोएम को मैं ऊपर रखता हूँ, कि वो इम्प्रेस करने के लिए, शुरुआती दौर में अपने आप को एज आर्टिस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, पार्टी में पहचान बनाने के लिए पोएम्स लिखनी चाहिए आदमी को। इम्प्रेस करने के लिए सही, कम से कम एक सॉफ्टर साइड तो अपना खोले आदमी। हाँ, वो तो है, मतलब आप अपने इमोशंस एक्सप्लोर करने के लिए तो कम से कम हो ही सकता है वो। हाँ नहीं, और क्या, और क्या, लोग कहते हैं अरे सुनाओ कुछ, शायर है सुनाओ कुछ, पार्टी वार्टी में बड़ा अच्छा रहता है ऐसा है। और सबसे मुश्किल क्या लगता है लिखना? मुझे अभी भी लगता है कि जैसे जो अभी तक मैंने जितनी भी लिखाई की है, मैंने बहुत, इधर मैंने पिछले 1-2 साल में कुछ स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं, और हम्म। मेरे को ये लगता है कि स्क्रीन प्ले लिखना सबसे मुश्किल काम है उस पूरे उसमें, मतलब मेरे को नॉवेल भी इतना मुश्किल काम नहीं लगता अब। क्योंकि ना वो मुझे सुर पता चल गया है वहाँ का, अभी स्क्रीन प्ले का वो सुर नहीं पता, वो मुझे उसका ना कैलकुलेशन नहीं पता, वो अभी मैं मतलब एक्सप्लोर कर रहा फाइन हूँ। ट्यूनिंग नहीं हुई है वहां पे। हाँ वहाँ, और मुझे लगता है वो कभी भी नहीं होगी। वो उसका रीजन ये है क्योंकि नॉवल में फिर भी एक फॉर्मेट है मोटा मोटा, कि कहीं से हम्म। कहानी शुरू होकर कहीं जाएगी, कुछ कल्मिनेट होगा और इमोशनल जर्नी होगी। स्क्रीन प्ले में ना एक्चुअली एक मैं इधर किताब पढ़ रहा था, कार्ल जंग की, तो उसमें एक बड़ी सही चीज मेरे को मिली, कि जैसे ना हम लोग सारी चीजें जो पढ़ते हैं या कंज्यूम करते हैं, आप कोई भी सीरीज देख लो, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हुलू, कहीं पे भी कोई भी देख लो, कोई भी टीवी सीरियल देख लो, पिक्चर देख लो, किताब पढ़ लो, एक पॉइंट के बाद में कई सारी चीजें हमें बोर करती हैं, है ना, वो बोर करने लगती है ना। हम्म। लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें जो आपको कभी बोर नहीं करती, है ना। तो अगर ऐसे इसको कर बहुत ध्यान से इसको सोचे कोई, आपके जो सपने हैं ना, जो आपको सपने आते हैं, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि अरे आज मैंने बड़ा बोरिंग सपना देखा। ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
उसकी एक वजह है, उसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो सपने होते हैं वो आप अपना कंट्रोल छोड़ते हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्ले कर रहा होता है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए जब हमें सपने आते हैं तो हमें एक अपना घर, पुराना घर दिख रहा होता है, गांव का घर, और उसी पुराने गांव के घर में हमारा वाला घर मर्ज हो रहा होता है। उसी में कोई ऐसा आदमी दिख रहा होता है जो इस दुनिया में है नहीं अब, और एकदम से कोई आपका वो वर्जन दिख रहा है जो आप भूल चुके हो कि आप ये वर्जन थे, हाँ। राइट। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो रैंडम है, वो रैंडम है, वो आप उसका पैटर्न पिक नहीं कर पाते। सपने का आप कभी ये नहीं सोच सकते, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई औरत ऐसी नहीं होगी जो एकदम से उसको सपना आ रहा है वो कहेगी अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है सपने में आगे क्या होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और यही चीज स्क्रीन प्ले बनाती है एक्चुअली। जो मेरे को समहाउ ये रियलाइज हुआ कि इसमें एक दोनों में पैटर्न है। जैसे ही आप कहानी गेस करने लगते हो, आप अगर राइटर ने वो आप उसके हिसाब से गेस करने लगते हो ना, जब आप जैसे पुराने जो लोग मास्टर लोग हुए हैं, जैसे एक बिली वाइल्डर करके राइटर है, उनकी एक किताब, उनकी एक फिल्म है द अपार्टमेंट। आप द अपार्टमेंट फिल्म देखना, बहुत बहुत ग्रेट प्लॉट नहीं है उसका। द अपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो आप हर सीन के बाद अपने आप को रोको और सोचो ना कि अब क्या होगा अगला। जो आप सोचोगे उसका ठीक उल्टा होता है। क्योंकि ना उन्होंने वो जाके आपसे 3 लेवल आगे शतरंज की तरह सोच रखा है। और यही चीज मुझे स्क्रीन प्ले की अच्छी लगती है, यही चीज मुझे मैथ्स लगती है वहां पे, कि वो बड़ा अमेजिंग है। और जब आप सोचते हो कि नहीं अब मैं इस बार अनप्रिडिक्टेबल नहीं रखूंगा, तो वो भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि लोग इतना दिमाग लगा चुके होते हैं। क्योंकि स्क्रीन प्ले में जो सबसे अमेजिंग बात है कि जो ऑडियंस है ना, वो आपके साथ चल रही होती है, तो आप उसको 2 + 2 4 देते हो, 4 सीधे नहीं देते हो। वो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है आजकल, मतलब फिलहाल हो सकता है इससे भी बोर हो जाऊं मैं 2 साल। तो अगर अगर ये क्वेश्चन मेरी इग्नोरेंस पे है तो हम इसे बिल्कुल एडिट करके हटा देंगे। स्क्रीन प्ले में जो आपने लिखा है वो हम कब देखेंगे और कहाँ देखेंगे? अभी है समय, उसमें समय, ये सब चीजों में बहुत समय लगता है, मतलब। और समय के अलावा मुझे जैसे जवाब अभी दीजिएगा, एक एक बेसिकली एक मुझे एक एक, साफ। एक शो पे मैंने जैसे काम किया था अभी, जो अभी जब मैं चैनल में था, मैं बीच में स्टार हम्म, में था कुछ टाइम के लिए। तो मैंने एक शो पे काम किया था अभी लेटली, वो शो आया है दिल बेकरार नाम से। तो उस पे मतलब वो एक 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 शो बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। और अभी फाइनली जब आया तब मैं चैनल छोड़ चुका हूँ। तो बट वो उसका पार्ट कैसे वो राइटर्स रूम बनता है, कैसे उसमें एपिसोड आते हैं, कैसे डायरेक्टर ऑन बोर्ड होता है, मैंने बहुत अलग तरीके से पूरा शो किया चैनल की साइड से। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे बॉस ने और सबने मुझे वो मौका दिया कि मैं वैसे कर पाऊँ, क्योंकि मुझे तो कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं था ना उस दुनिया का कि मैं हम्म, शोज बना पाऊंगा यार। तो वो काफी इंटरेस्टिंग वो लगा, वो देख के मुझे लगा कि लिखना चाहिए। तो बट चूंकि स्क्रीन प्ले वाला गेम ऐसा है ना कि आप जो लिख रहे हो वो कब शूट होके कब फाइनली आएगा, शूट होने के बाद भी चीजें बंद हो जाती हैं। पहले भी मेरी कई सारी चीजें ऐसे बंद हुई हैं। मतलब मैं अभी से नहीं लिख रहा, मैं 3 3 साल से 4 साल से लिख रहा हूँ। बट वो अब कब आता है कि नहीं आता है। और वो और भी सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसीलिए मुझे ना वो जर्नी और मुश्किल जो लगती है, चीज अच्छी लगती है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। आपको पता ही नहीं है। जैसे बुक में क्या है, मेरे लिए सबसे इजी, मेरे लिए बुक छपवाना कम से कम आज की डेट में, टचवुड, इतना आसान है जैसे तेंदुलकर के लिए चौका मारना, है ना। मैं कुछ भी लिख दूंगा, मुझे मालूम है छप जाएगा, मुझे मालूम है ना। आपको ये बहुत अच्छे से पता है ना कि ये वाला सेंटेंस हाँ उठा के लोग आपको एरोगेंट बोल सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसीलिए इसीलिए मेरा सेल्फ फिल्टर बहुत ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो सोचते हैं जब वो किताब लिखते हैं तो अरे हमारे तो 3 महीने हो गए, 2 महीने जवाब नहीं दिया। आपको हैरानी होगी, जो आको बाको अभी आई है किताब, ये मैंने इसकी सारी कहानियां पिछले साल तक लिख ली थी, और अब आई है वो किताब। तो तो टाइम क्यों उसके लगा? पीछे, हाँ, तो उसका टाइम क्यों लगता है, वही कमाल की बात यही है कि लोगों को लगता है कि स्पेलिंग सही कर रहे होंगे शायद। क्योंकि हमारे जो एडिटोरियल जो टीम है मेरे पब्लिकेशन हाउस की, जो मतलब जहाँ मेरी किताब आती है, वहां पे वो फीडबैक देते हैं, फिर मैं कहानियां चेंज करता हूँ। बावजूद इसके कि 5 आपने लगातार ठीक किताबें दी हैं जो बिक रही हैं, इस बात से आप यू कैन नॉट गेट अवे विद द फैक्ट कि नहीं, हर बुक पहली बुक है ना, और आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा, राइट। तो वो मुझे अच्छी बात लगती है कि अगर मैं चाहता, और मेरा वो, मुझे मालूम है कि अगर मेरे पब्लिशर बोलते हैं इस पे काम करो, और मैं उनको बोलूंगा अरे नहीं नहीं मैं तो काम नहीं करूंगा, मैं तो दूसरे से छपवा लूंगा, मुझे ये भी मालूम है कि मेरी किताब बिना एडिट के छप जाएगी, लेकिन वो मेरे लिए नुकसानदेह है ना, क्योंकि हम्म, मैं अपने पे काम करना छोड़ दूंगा। तो मेरे लिए चौका मारना सबसे आसान है इस फील्ड में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मेरे लिए चौका आसान हो जाता है, मैं अपने लिए कर देता हूँ। तो वो नहीं, असली टैलेंट यही है, या हाँ, असली स्किल यही है शायद, कि मैंने जब तेंदुलकर के शुरू लिए में जितना बोला, फ्लॉलेस होगा। हाँ, हाँ। शुरू में जब मैंने बोला था कि आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसमें ये था कि भाई अगर किसी ने आपकी किताब नहीं पढ़ी है तो भी मुझे ये पता है कि कोई बंदा हिंदी लिटरेचर के बारे में कुछ भी जानता है और फेसबुक पे है, तो आपको अवॉइड नहीं कर सकता है वो। ठीक है, कहीं टेड टॉक सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई
अगर अच्छा नहीं पढ़ा होगा तो बुरा पढ़ा होगा, ठीक है, कोई आपकी टांग ही खींच रहा होगा, लेकिन पता होगा। मुझे और टांग खींचने वाले दिखते नहीं है वैसे। ये मतलब ये शाहरुख खान टाइप था, मुझे एक ही वो सुनाई देता है। नहीं, नहीं नहीं, टांग मुझे नहीं, खींचना सही में दिखते, मेरे तक नहीं पहुंचती है मेरी आलोचना है। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा तो आपको पता ही होगा, अच्छा बहुत मतलब वो ऑब्वियस है कि क्यों है। नहीं, एक्चुअली मैं अब उल्टा करती हूँ इसे, बुरा ऑब्वियस है क्योंकि आलोचना पहुंचेगी तो काम बदलेगा, वो तो चलो ठीक है ऑब्वियस है, पर जो चीज है अच्छी है कि फेसबुक पे मुझे ये लगता है सिर्फ आलोचना नहीं, जो तारीफ भी होती है ना, हिंदी के राइटर्स को, क्योंकि मैं क्लोजली देख रही होती हूँ, मैं आप लोगों के हम्म फेसबुक पे हूँ या जो भी है कमेंट्स देख रही हूँ, मैं हम्म काम पढ़ती हूँ। और एक जो चीज है कि अच्छी बात ये रही है कि मैंने आपको आपके सेलिब्रिटी हुड से पहले जाना है, ठीक है, हम्म तो मुझे काम पहले दिखता है और आपके फॉलोअर्स बाद में दिखते हैं। तो जब आपके किसी भी पीस पे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं नीचे, जो वो एक भीड़ लग जाती है कि वाह भैया क्या बहुत मतलब एकदम तगड़ा लिख दिया है टाइप, तो वहां पे वो भी लगता है कि अगर आलोचना नहीं पहुंच रही है, तारीफ पहुंच रही है, सिर्फ तारीफ पहुंच रही है और सिर्फ उस तरह की तारीफ पहुंच रही है जो कि जैसा आपने कहा आपके लिए छपना आसान है, तो आपके लिए किसी भी लिखे हुए 1000, 2000, 5000 लाइक्स जुटाना भी आसान है। मतलब हम्म आई टेल दिस हम्म फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि इफ यू शेयर अ पीस ऑफ माइंड, मुझे अगले दिन अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब हटाने पड़ते हैं, डिलीट करने पड़ते हैं। तो हम्म वो वैसा होता है, यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटीहुड हम्म फेसबुक। हम्म आलोचना के साथ भी वही है कि उसमें भी बहुत कचरा होता है। अब वो हम्म जो मतलब विदाउट टेकिंग नेम्स और विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, कई बार ये भी होता है कि आपने किसी का काम देखा है नहीं देखा है, आपको पता है कि वो अलग कैंप से है तो उसका आपको कुछ तो ये करना ही है, तो वो सब चीजें तो ठीक है। हम्म। बट इसी पे आगे करते हुए वन नहीं, मैं हैशटैग। उसमें एक चीज एक चीज बस मैं ऐड करूंगा इसमें ना, कि जैसे अगर तारीफ और सच्ची तारीफ के लिए और वर्सेस सच्ची आलोचना के लिए, हम्म किसी भी राइटर के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो फेसबुक पे डिपेंडेंट है तो वो हम्म बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है। हम्म जैसे मुझे कम से कम अपनी राइटिंग के बारे में, मैंने 400-600 जो किताबें पढ़ी हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं कैसा लिखता हूँ। मेरे दिमाग में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, है ना। हम्म मुझे पता है मैं कैसा लिखता हूँ, है ना। लेकिन अगर आप तारीफ के लिए फेसबुक, जैसे मैंने कई बार देखा है, और खास करके नई जनरेशन में मुझे बड़ा दुख भी होता है कई बार वो देखने के लिए, जैसे मुझे कई बार ऐसे लोग भेजते हैं पोएम, सर ये बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा कि इसमें थोड़ा और मेहनत कीजिए। वैसे नॉर्मली हम्म आप चाहते हो कि थोड़ा करे कोई, ऐसा करके, तो बोलेंगे अरे आप तो बोल रहे हो मेहनत करो, इस पे तो 100 लाइक आए, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। तो अगर आप डिपेंडेंट हो इस तरीके से, जैसे मैंने कभी मतलब जैसे मुझे लगता है, जैसे मुझे अभी भी पता है किन लोगों को मैं किताब भेजूंगा और वो मुझे बिल्कुल सही चीजें बताएंगे, और वो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं, वो हम्म क्लोज ग्रुप है, और जो मुझे हमेशा उस सही जगह लेके गाइड करता रहेगा। लेकिन अगर वो सही ग्रुप में कोई बार बार बोल रहा है कि नहीं यार ये गड़बड़ है, तो मैं फिर उसको क्रॉस चेक करूंगा, मैं उसको सरपास नहीं करूंगा, और अदरवाइज मैं लॉजिक पे बीट करूंगा कि हाँ नहीं नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ, ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि मेरे जो एडिटर है उनसे मेरे नहीं हुए हैं पंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार कुछ चीजों को आप आउट, जैसे इसमें आपको में कहानी है शुगर डैडी। अब शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत नया है, बाहर तो बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे शुगर डैडी नाम से सच लोगों को कम पता था कि शुगर डैडी क्या होता है, ऐसा है। हम्म तो कई लोगों ने पढ़ा, तो जैसे जब मेरे एडिटर ने भी पढ़ा तो उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं एज सच पता था। मेरे को बहुत लोगों ने पढ़ के किताब ये बताया कि शुगर डैडी हमें पता ही नहीं था कि क्या है। और हम्म जबकि इट इज इंडियन रियलिटी है अभी आज की डेट में। मैं बॉम्बे में, दिल्ली में, तमाम जगहों पे ऐसे तमाम शुगर डैडी हैं। तो वो जब उस कहानी को पढ़ रहे हैं तो वो अलग पीओवी से पढ़ रहे हैं, बट जब उनको कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया कि नहीं ऐसा हो रहा है, इतना पब्लिक नहीं है, तो उनका कॉन्टेक्स्ट बदल गया, तो कहानी का नजरिया बदल गया। तो कई बार बस इस तरीके के क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं आपके। बट एनीवेज मैंने बात काटी ये तो मैं, डिफरेंसेस लेकिन भी नहीं है एक्चुअली, हाँ ये हाँ तो हाँ हाँ मतलब ये एक्चुअली ये आलोचना नहीं है, दिस इज आई हाँ, तो लेकिन वुड। लेकिन ना, जैसे मेरे को ये लगता है कि फेसबुक या सोशल मीडिया ना, हम्म की अगर आलोचना पे आप डिपेंडेंट हैं, हम्म तो ये आप बहुत खतरनाक स्टेट में हैं। मतलब फॉर आपका कुछ हो नहीं सकता, मतलब ऐसा हो राइट, उसमें, है ना। वो तो है। तो क्योंकि आपको अपना वो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा आलोचना का, कि आप जो लोग आपको अनबायस्ड ओपिनियन दें, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स को मैंने ये भी देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत सारे लोग आए,
और तारीफ हुई और वो एक आलोचना को ही वो उससे बहुत आहत हो जाते हैं। और मेरा अप्रोच शुरू से भी रहा है। जैसे मुझे याद है कि हिमांशु बाजपेयी ने जब जो किस्सा गो है, दोस्त भी हैं अब तो, तब तो दोस्त नहीं थे जब उन्होंने मेरी पहली किताब पढ़ी थी। बस ऐसे ही जान पहचान हुई, एक पार्टी में वहाँ किताब ली, किताब उन्होंने ले जाके घर पे अपने रख दी। घर पे रात भर में उनकी माता जी किताब पढ़ गई। अगले दिन उनका फोन आया, उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें ये गड़बड़ वो गड़बड़ ये गड़बड़ वो गड़बड़। जैसा उसने लेटर भेजा था हिमांशु ने, मैंने वैसा का वैसा शेयर किया था। शर्तें लागू की बात है, 2013 की बात है। तेरह की, और हाँ। हिमांशु इस बात से बहुत खुश हुआ था कि ये बहुत कम लोगों की हिम्मत है, क्योंकि मैंने तो बहुत हार्श होकर लिखा था, है ना, अरे ये वो ये। लेकिन उसने बाद में भी क्या तारीफ की कि मेरी माता जी को तो नहीं पता ना कि किताब अच्छी है खराब है, और वो रात भर में पढ़ ले गई, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको याद नहीं कि आखिरी किताब उन्होंने कौन सी पढ़ी थी। तो मैंने वो दोनों ही चीजें बहुत सराहनीय भी ली ना, उनकी माता जी ने जो किताब पढ़ ली वो भी, हिमांशु ने जो लिखा वो भी। और वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आलोचना सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि आलोचना करने वाले इस बात पे भी बहुत सारे शायद करते हैं, जैसे मैं कई बार देखता हूँ मेरे सोशल मीडिया पे कि मैं देखूंगा कोई सुबह 6:30 बजे किसी ने गाली दे रखी है, मुझे बड़ी दया आती है उस लड़के पे या उस लड़की पे जो गाली देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी तो चलो जो झंड है सो है, इनकी जिंदगी कौन सी बड़ी हाई फाई है कि सुबह 6:30 बजे कैसे आप किसी को गाली दे सकते हो भाई। या तो आप सोने जा रहे हो, या फिर क्या मतलब, या तो कौन सी दुनिया में रह रहे हो। तो मुझे बड़ी दया आती है, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने एक आध ऐसे ही जो बहुत बेचारे गाली देते थे, मेरी उनसे अब दोस्ती हो गई है इसी चक्कर में। मैं एक आध से फोन पे बात की मैंने, फिर बाद में चक्कर क्या है। कई बार ये भी लगता है कि इसको बहुत मदद की जरूरत है शायद। ये ना, ठीक है, मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगी। लेकिन अच्छा ठीक है, सोशल मीडिया वाली चीज पे वापस जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक सवाल पूछना है इसके पहले कि टाइम खत्म हम्म। हो जाए। और हम्म। मैंने आपसे पहले बोला था, अब ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी, आप मुझे बता देना कि पूछने हैं कि नहीं। आपने बोला नहीं, ठीक है। हम्म। तो एक क्वेश्चन था जो कि मैं थोड़ी सी अप्रिहेंसिव थी, लेकिन अब तो पूछना बनता है। हम्म। एक दिन मैं सुबह उठी, मैंने पोस्ट देखे, और फनी इनफ मैंने पहले आपका पोस्ट नहीं देखा, पहले मैंने आलोचना पढ़ी किसी और के वॉल पे। फिर मैं उसके हम्म। मुंह तक गई, तो आपने एक दिन अचानक सुबह हैशटैग से नो टू फ्री कैंपेन शुरू हो गया था, राइट, मेरे राइट। लिए और बाकी जितने लोग हैं जो इस राइटर्स दुनिया के पार्ट नहीं है, उनके लिए ये अचानक एक दिन नई चीज शुरू हुई। इसमें हमने अपने अपने ओपिनियंस बनाए, कुछ बातें सही लगी कुछ गलत लगी, चलो ठीक है, वो सब अपनी जगह। शुरू कहाँ से हुआ था ये? मुझे लगता है नो टू फ्री पे कम से कम 1000 लोगों ने लिखा होगा, है ना। 1000 से कम 10-5 हजार तो स्टेटस लिखे होंगे लोगों ने टोटल जोड़ के। मैं एक दिन जोड़ रहा था, एक दिन जब मेमोरी में दिखाया, अभी 1 साल हो गया नो टू फ्री को मेरे को चलाए हुए। मैंने टोटल नो टू फ्री पे 4 स्टेटस लिखे हैं, है ना, जिसमें से 2 वीडियो हैं और 2 मैंने टेक्स्ट लिखे थे, ठीक हम्म। है। 4 या 5, उसमें से भी 3 स्टेटस वो थे कि मैंने अलग अलग राइटर्स को, नीलोत्पल को टैग कर रखा था कि अब नीलोत्पल आज से कोई भी हम्म। किसी भी। 3 स्टेटस तो यही हो गया, 3 हाँ। लोगों को टैग किया था। और बाकी एक मैंने टेक्स्ट लिखा था और एक वीडियो बनाया था, है ना, हम्म। 5 हो गए टोटल। अगर जोड़ दूंगा तो भी 6 से ज्यादा नहीं आएंगे। हम्म। और लोगों ने हजारों हजार लिखे। हम्म। नो टू फ्री इसलिए शुरू हुआ था एक्चुअली, नहीं ये नो टू फ्री मैं मैं मतलब लिटफेस्ट में, और चूंकि ये रिकॉर्डेड बातचीत है, मैं कम से कम पिछले 2.5-3 साल से मैं वैसे भी लिटफेस्ट में जाने का पैसा लेता ही था, है हम्म। ना। ऐसी बात नहीं थी कि मैं नहीं ले रहा था, है ना। हम्म। और मैं इसीलिए बहुत क्योंकि आपका समय बहुत लिमिटेड है, आप एक दिन के लिए घर से निकल रहे हो, 2 दिन आप जाओगे, फिर कहीं पहुंचोगे, फिर वहां रुकोगे। आप ऐसे सोचो ना कि अगर कोई लिटफेस्ट करा रहा है ना, तो लिटफेस्ट कराने में कहीं तंबू गड़ेगा, कहीं कोई हॉल बुक होगा, कहीं पे कुछ खाने के लिए बुलाओगे, एक होटल बुक होगा, हम्म। एक फ्लाइट बुक होगी, एक पूरा ताम झाम है। जैसे अगर मैं यहाँ से केवल नागपुर तक जा रहा हूँ, या कहीं हम्म। भोपाल तक जा रहा हूँ, या मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो मेरा जाने आने का टिकट, मेरा होटल में रुकना, वहां पे जाने आने वाली टैक्सी लेके भी मेरे पे 20,000 रुपए खर्च हो जाएंगे बिना कुछ मेरे हम्म। बोले एक भी शब्द। करेक्ट। ये तो डायनेमिक्स है। जो हम्म। इवेंट आप कराओगे, वहां खिलाओगे, किसी होटल में रुकवाओगे, तो वहां होटल वाले को पैसा दोगे, वहां सबको दोगे। जो लिटरेचर फेस्टिवल लोग करा रहे थे, वो हम्म। मोटे मोटे इस देश में जो लोग भी कर रहे थे, और बहुत सारे लोग बहुत बहुत ही ऑनेस्ट इंटेंशन है उसका कि कल्चर बढ़े, आर्ट बढ़े, इस तरीके का भी है। और ये होना भी चाहिए। मतलब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि लिटरेचर फेस्टिवल से शायद कोई बलिया में बैठे लड़के की जिंदगी बदल जाए, किसी एक भोपाल में बैठी कोई लड़की की लाइफ बदल जाए, किसी राइटर को सुन के या किसी पुराने उनको सुन के। होता क्या है कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो, जैसे ये वैसे ही है कि ये बंदर और मदारी वाला खेल है, कि यहाँ पे खेल कौन दिखा रहा है, तो आके वो जो राइटर दिखा रहा है।
वो सब कर रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं अच्छा मुझे दो, है ना, आप तो फंडिंग ले रहे हो ना अलग अलग ब्रांड से सबसे, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं आप तो सर लिटरेचर के नाम पे कर दीजिए, आप तो सर सेवा के नाम पे कर दीजिए। तो वो ना डायनेमिक्स सही नहीं लगी मेरे को, वो मुझे लगा कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग हमेशा बात करते हैं कि लिख के क्या आप घर चला सकते हो, अगर लिख के घर चला सकते हो की बात में, अगर हम लिटरेचर फेस्टिवल तो इस देश में 150 होते हैं, कम से कम 50 होते हैं, कम से कम 10 तो बड़े होते हैं, है ना। अगर वो 10 इवेंट भी राइटर को पैसा नहीं दे रहे तो उनके होने का मतलब क्या है, वो किस लिए कर रहे हैं। अगर आपको इतनी चिंता है इस दुनिया की, तो आप जाके गरीब लोगों की लड़कियों की शादी कर दो, आप जाके अनाथालय में जाके आप लिटरेचर फेस्टिवल क्यों करा रहे हो? फिर इम्पैक्ट बहुत कम है ना उस पैसे का। अगर आपको ये काम ही आपको करना है तो आप जाके करा दो ना उसको। तो मुझे था, हम दो तीन लोग नीलोत्पल, हम सब लोगों ने एक साथ ये सोचा कि हम, और वैसे भी देखो कमाल की बात यह है कि नो टू फ्री में जिन लोगों ने, दो लोगों ने आवाज बहुत तेजी से बहुत मुखर तरीके से उठाई, और बहुत लोगों ने, मतलब मैंने ये देखा कि जो मेरे बहुत सारे हमारे भी आलोचक थे या वो थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया उसमें कई सारी चीजों में, इररिस्पेक्टिव नाम नहीं लिया कई लोगों ने, वो अच्छी बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है नाम लेना या ना लेना, लेकिन उन कई लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन जो आइए सोचो ना कि हम जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया वो लोग वैसे भी पैसा ले रहे थे, उनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। और मैं दूसरी चीज एक और बताता हूँ, बहुत सारे लेखक लाख सर पटक के मर जाए, उनको पैसा कोई नहीं देगा, क्योंकि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है इवेंट में, है ना। आपको ये राइटर पे भी या जो आ रहा है आर्टिस्ट उस पे भी एक प्रेशर है। आप जब आ रहे हो तो क्यों लिप सर्विस के लिए ना हो, आप कोई वैल्यू एडिशन दो वहां पे। हमारे लिए भी तैयारी है कि हम पैसा ले तो हम कुछ ऐसा वहां पे 1 घंटे में दे के जाए जिसकी कोई वैल्यू हो। तो ये शुरू ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही कमरे में बैठ के जैसे हमने नई वाली हिंदी की साजिश रची है, वैसे ही नो टू फ्री की साजिश रची गई, और हमें कहा कि अब हम ये दुनिया बदल देंगे। और हम लोग, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसके बाद से एक बहुत ही अच्छा जो पॉजिटिव चेंज आया कि अब जो लिटरेचर फेस्टिवल में लोग बुलाते हैं इनफैक्ट इसी बहाने। और अभी नीलोत्पल ने और हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज भी शुरू की कि अब देखो हम लोग सारे लोग लिटरेचर फेस्टिवल पे इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं है कि हम घर चला रहे हैं उससे। तो हमने जैसे अभी नीलोत्पल गए थे छत्तीसगढ़ में, तो या और एक दो इवेंट में भी, जैसे हिंदुस्तान के इवेंट में थे हम, पिछले हफ्ते इंदौर थे, तो वहाँ पे जो एक जो फोक आर्टिस्ट थे, हमने वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजर से उनके पैसे फोक आर्टिस्ट को दिलवाए, वहाँ पे नीलोत्पल ने वो पैसे वहाँ पे दिलवाए, हमने पैसे लिए ही नहीं। इनफैक्ट तुम ये देखो ना कितनी सही चीज है कि अगर इसी बहाने नो टू फ्री के ही चलते उस फोक आर्टिस्ट को कभी पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते। वो आता, वो कम से कम अगर ऐसा ही लिटरेचर फेस्टिवल जो लोग करा रहे हैं इस देश में वो शुरू कर दें, तो कम से कम मैं कह रहा हूँ साल भर में 25 लोगों का भला होगा, 25 लोगों को। और भला भी क्या, कोई ऐसे लाइफ किसी की नहीं बदलने वाली इन पैसों से, लेकिन कम से कम एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक नई चीज शुरू होगी। और एज अ राइटर, एज अ आर्टिस्ट, हम लोग का काम क्या है कि जिस टाइम स्पैन में हम खेल रहे हैं क्रिकेट, कम से कम उसमें हम थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाए, इससे ज्यादा थोड़ी ना है। हम प्रेमचंद की और तरह नहीं है ना कि समय पार कर जाएंगे। नहीं नहीं, और ये चीज जो है ना कि ये सारी कहानी जो आती है फेस्ट कराने की, लिखने की, जो भी है, सारी चीजें एक तरफ, आदमी अपने को थोड़ा सा एक पार्ट में अमर होते तो देखना चाहता है ना, तो अब वो अपने नहीं, काम अमर से। अमर होते देखना चाहने के लिए तो देखो, ये तो एक हमारे गांव में हर जो लोग हैं वो सब लोग अमर होते देखना चाहते हैं, तभी तो बच्चा चाहते हैं कि बेटा हो जाए, फिर बेटे का बेटा हो जाए। ये भी तो कहीं ना कहीं वही कोशिश है। हाँ, तो तो और इसमें तुम ये देखो ना मुझे कि अगर ये बड़ा वो है कि जैसे अगर मैं किसी से पूछता हूँ ना अपने दादाजी का नाम बताओ, तो आधे से ज्यादा लोग नहीं बता पाते, है ना। अपने दादाजी के दादाजी तक 4 पीढ़ी आप पीछे नहीं पहुंच पाओगे, और हम्म, पता नहीं आप किसको अमर कर रहे हो। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है ना इस देश में, दुनिया में एक्चुअली। नहीं वो सब तो, हाँ वो सब चीजें हैं एक्चुअली। इसमें मुझे लगता है कि अच्छी बात ये थी, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता था, मैंने सिर्फ इतना हम्म देखा जितना फेसबुक पे अनफोल्ड हुआ, दोनों हम्म पार्ट्स में, अच्छे बुरे में जो भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी नहीं पता था, तो वो भी एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि जो लोग जैसे, और वही इस चीज को वॉइस कर सकता है, या वही अपनी चीज को हक से मांग सकता है, जो जैसा आपने बोला वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो अब जिसे पहले कुछ नहीं मिल रहा है वो अगर बोलता रहे तो उसकी कोई सुनता भी नहीं। तो यहाँ पे इस पूरे चीज में अगर किसी ने बोला, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो लोग बोल रहे हैं वो तो पहले ही लेते हैं, तो इन्हें किस मतलब इन्हें ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। हाँ, तो वो इसलिए जरूरत पड़ी ना कि तुम ये हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली इसका मैं जवाब भी देना चाहता था, क्यों जरूरत पड़ी।
आप जैसे ये तुमने वो जो एक चाइना में वो जो बूढ़े की वो कथा सुनी है ना, जो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा था, या जो एक हम लोगों ने वो सारे पेड़ जिसके हम फल खाते हैं वो क्या हमने लगाए थे, हम्म। बहुत साधारण सी बात है। ये किस लिए लड़ाई है कि हमने 2013 में जब हिंदी लिखने का सोचा और इसमें आए, कम से कम 2023 में 2033 में कोई लड़का सोचे तो उसको पता हो कि अगर मैं लिख लूंगा तो ये 10 फेस्टिवल तो होते हैं, यहाँ से तो मैं इतना पैसा पा ही सकता हूँ, हम्म। है ना। 2043 में सोचे, 2053 में सोचे, जब हम नहीं भी हैं तब सोचे। तो कम से कम उसके लिए कहीं तो कोई हथौड़ा चलाएगा ना। उसके लिए जब हथौड़ा आप चलाओगे तो आप पे खून के छींटे भी आएंगे, तो वो हम पे वो हम पे पहले आएंगे, वो धीरे धीरे साफ होंगे फिर। तो इसलिए है, मतलब इसमें कहीं कोई ऐसा, देखो ये हम ये चुपचाप भी ले रहे थे, लेते रहते, क्या हम्म। हवा पता चलता, कुछ नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी ना, मुझे, नीलोत्पल को, सबको, कि हम लोगों को हमारा काम है ये, कि हम ये करें। अब आज की डेट में सोचो ना, कम से कम मुझे तो रोज मेल आते हैं, रोज मैसेज आता है, कितने लोग ऐसे घर में बोलते हैं कि हम हिंदी के लेखक होना चाहते हैं। ऐसा कब हुआ था आखिरी बार हिंदुस्तान में? मतलब इसमें मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ इसमें, लेकिन मैं एक नहीं बात कह रहा हूँ, ये नहीं, अपने आप एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। और ये देखिए है इसीलिए और मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं वो एक माहौल दे पाऊँ उनको, जो लोग आगे आने वाले। हाँ देखो मैं मैं कुछ एक चीज गलत और, बस श्वेता मैं बीच में बोलने नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं एक चीज और बता दूं, मुझे अपने टाइम के राइटर्स से के लिए ये लड़ाई है ही नहीं, है ना। कि हम्म। जो लोग मेरे साथ लेटफेस्ट जा रहे हैं उनके लिए लड़ाई है ही नहीं है। ये हम्म। लड़ाई 5 साल 7 साल बाद वालों के लिए है, हम्म। जो हमसे बाद आएंगे। हम्म। इसी से जुड़ा हुआ फिर अगला सवाल, हाँ। आलोचना। मतलब इस पूरी का ना बड़ा थीम ही बन गया है इस इंटरव्यू का। पर आपने बोला कि आप तक आलोचनाएं नहीं आती हैं। ठीक है, हम्म। पिछले कुछ टाइम में मैंने भी नहीं देखी है, तो ये मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। पर चूंकि मैं हम्म। मन बना के बैठी हूँ तो मैं पूछूंगी। हम्म। आपको शायद याद हो, ये कुछ साल पहले की बात है। तो किसी ने तो आपकी बहुत आलोचना की थी इस बात पे कि आप पॉलिटिकल मुद्दों पे बहुत शांत रहते हैं। मतलब वो पूरा फेसबुक करेक्ट। हंगामा भी हुआ था, आपने मुझे भी कहीं कहीं से ब्लॉक करवा दिया है उस चक्कर में। नो रिग्रेट्स नो कंप्लेन्ट्स, लेकिन बहुत मतलब आपका नाम लेके टीका टिप्पणी हुई थी उस पर अच्छी खासी। इफ यू रिमेम्बर दैट इंसिडेंट, आपको याद है या नहीं? मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, बट हाँ ये मुझे मालूम है कि इस बात पे सवाल उठे कि आप पॉलिटिकली क्यों नहीं कुछ बोलते हो। कि एक और हाँ। लेखक हैं कोई जिन्होंने, जिनके हम्म। काम से भी अब मुझे नहीं पता है कि उनका काम क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो ब्लॉक हूँ उनके पेज से। तो हम्म। उन्होंने यही तो डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना, चलो ये बहुत बढ़िया है, यही डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना, कि उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। मुझे कोई रिग्रेट हाँ। नहीं है, मतलब मुझे हाँ। कोई रिग्रेट नहीं हाँ। है। तो हाँ। हाँ। मैं काफी कचरा पढ़ती हूँ वैसे भी, और मैं थोड़े और से हाँ। बच गई। लेकिन हाँ। पॉइंट ये था कि आपका अप्रोच तब, मेरी इस पे बात हुई थी और आपने कुछ चीजें बोली हम्म। थी अब इतने सालों बाद, और अब ये सब थोड़ा कम भी हो गया है। आई फील करेक्ट। कि शायद या तो लोगों को समझ आ गया है कि ये नहीं बोलेगा, या करेक्ट। फिर ये भी है कि लोग अपना अपना साइड ले चुके हैं और करेक्ट। आपको शांति से छोड़ चुके हैं इस चीज के लिए। तो आपका अप्रोच अभी भी वही है। क्या आपको लगता है कि लेखक को नहीं बोलना चाहिए इन चीजों पे, या फिर? नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि आपकी हर एक चीज पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। हम्म। यहाँ से लेके आप अभी किसी दोस्त से मिलने बांद्रा जाएंगे, आप कितने रुपए का पेट्रोल डला के जाएंगे, पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है ना। हम्म। आप अछूते नहीं रह सकते ना। ये बात अगर मैं बोलूं कि मैं अपॉलिटिकल हूँ, ये भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स है ना। तो मेरा एक्चुअली ना इस पूरे मुद्दे पे ना, मेरे को ना जिम्मेदारी क्या लगती है, देखो मैं क्या करता हूँ अपनी किताबों में। इब्ने बतूती नाम की मैंने एक किताब लिखी। हम्म। उसमें एक औरत है, शालू अवस्थी, जो लखनऊ में है, 45 साल की है, एक बेटा 20 साल का है। वो बेटा अपनी माँ की शादी कराना चाहता है, उनका एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा है। ठीक, हम्म। सिंपल सी बात है। ये सवाल जो है, ये सवाल हमारे समाज में है कि नहीं है? है। है ना। है ना। ये सवाल कौन सा अखबार वाला उठा रहा है, कौन सा न्यूज मीडिया उठा रहा है ना। हम्म। मुझे क्या लगता है, हमेशा एज अ राइटर, एज अ क्रिएटर, मेरा काम वो सवाल उठाने का है जो कोई नहीं उठा रहा। और ये हम्म। मेरी पॉलिटिक्स है ना। दिक्कत क्या है पॉलिटिकल कमेंट करने में कई बार, और जो कई बार बहुत ही उसको गलत होता क्या है, अभी जैसे किसी स्कूल में गोलियां चल जाए, बच्चों की डेथ हो गई, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। सोशल मीडिया की अनफॉर्चुनेटली जो दिक्कत है, जो मेरे को लगती है, और इसी वजह से मैंने फेसबुक हटा रखा है अपने मोबाइल से, मेरे उस पर 3 साल से नहीं है, मैं डेस्कटॉप से एक्सेस करता हूँ। आप जब लिखते हो ना कि आप दुखी हो, जैसे मेरे घर में किसी को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता है,
तो क्या मैं दुखी हूं तो मेरी हालत होगी कि मैं सोशल मीडिया पे आके अपडेट करूं? नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सही में दुखी हूं तो, क्योंकि मेरे पास उस चीज का समय ही नहीं है कि मुझे अपडेट करना है। बैंडविड्थ ही नहीं है आपके पास है क्या? ना, बैंडविड्थ ही नहीं है, हम्म। और ना आपका इमोशन होगा ऐसा ना कि लाओ लो अच्छा यार, अरे चलो कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पे पूजा पाठ में समय है, अभी तो अर्थी उठने में, लाओ थोड़ी देर सोशल मीडिया अपडेट कर देता हूँ। हम्म। दिक्कत क्या है सोशल मीडिया की यहाँ पे ना, जो मेरा दुख तुम्हारे दुख से सफेद कैसे वाला पूरा अप्रोच है। मैं हम्म। तुमसे ज्यादा दुखी हूँ और कैसे ज्यादा दुखी हूँ ये मैं बताता हूँ, है ना। और कभी कभी ना जो कई सारी पॉलिटिकल चीजें जो आपको लगता है कि इस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, कई बार क्या होता है कि आप जब जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं तो आप इसलिए कमेंट नहीं करते, जैसे किसानों का पूरा आंदोलन चल रहा था, पिछले एक साल में देख लो जो लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, और आज की डेट में उनके आप पुराने स्टेटस पढ़ा उठा के पढ़ो, उनको खुद शर्म आएगी कि वो क्या लिख रहे थे, है ना। आप क्योंकि कोई भी इवेंट जब होता है ना तो उसको समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और मेरा अप्रोच ना बहुत स्लो है। और क्योंकि मैंने इब्ने बतूती में मंडल कमीशन के बारे में बहुत हम्म। डिटेल में लिखा है। हम्म। वो लिखा है, वो मंडल कमीशन में कब लिख पाया, जब मंडल कमीशन को हुए ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, तब मेरी समझ बनी। और वो भी तब बनी जब मैंने उस समय 1990 में जो लोग उस आंदोलन में इन्वॉल्व थे, मैंने हर तरीके के लोगों से बात, मेरे पास घंटों की रिकॉर्डिंग पड़ी है आज की डेट में उसकी। तब हम्म। मेरी एक पॉलिटिकल समझ बनी, जब उसमें समय की एक परत चढ़ी, तब मैं समझ पाया कि हाँ क्या सही था और क्या गलत था, और फिर भी मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि एज अ राइटर मेरा काम स्टैंड लेने का नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं बता दूं कि ये सिचुएशन है, और आपको मैं इतना एम्पावर करूं कि आप अपना सही गलत डिसाइड कर पाओ। हो सकता है वही इब्ने बतूती पढ़ के आपका स्टैंड अलग हो, वाई का अलग हो, जेड का अलग हो, क्योंकि मेरा काम उस इंफॉर्मेशन को, उस एक्सपीरियंस को सही से पहुंचाने का है। इसीलिए जब मैं हमेशा, जब पॉलिटिकल स्टैंड, जैसे अब आज कुछ हो जाएगा, आपका अप्रोच, जैसे मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को जो अच्छा लिख सकते थे बर्बाद होते हुए ऐसे देखा है कि पिछले 5 साल में उन्होंने, 7 साल में उन्होंने सिवाय डेली जो न्यूज में चल रहा है उसके अलावा किसी चीज पे कमेंट ही नहीं किया। वो कुछ अच्छा कर सकते थे उनके, और अगर वो एक सोशल मीडिया के पोस्ट से अगर दुनिया बदल सकती तो ये दुनिया बदल चुकी होती ना, फिर हमारी जरूरत ही नहीं थी किताब लिखने की। तो मुझे ये लगता है कि, और मुझे, मैं बिल्कुल ये बात रिकॉर्डेड उसमें बोल सकता हूँ कि मुझे इसीलिए कभी भी जो लोग न्यूज पे रिएक्ट करते हैं या कमेंट करते हैं, मुझे ये हम्म। टाइम वेस्ट लगता है। और मैं हार्डली किसी चीज पे इसी वजह से रिएक्ट, क्योंकि एक तो मैं, मेरे साथ एक सबसे अच्छी चीज ये है कि जो चीज आज घट रही है ना, मैं पहले तो अभी भी बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं अखबार में पढ़ता हूँ अगले दिन, मैं न्यूज कभी भी ऑनलाइन न्यूज नहीं पढ़ता, मैं हम्म। न्यूज चैनल देखता नहीं, है ना। मैं कभी भी, मेरे को आखिरी न्यूज चैनल मैंने कब खुला था मुझे अब याद नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत सारी जो आपकी लाइफ में वैसे भी एक 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 रूल है, रूल ऑफ थंब है कि बुरी खबर अच्छी खबर से पहले पहुंचती है। तो अगर हम्म। मेरे से रिलेटेड कोई बुरी खबर है तो मुझ तक पहुंच जाएगी, अच्छी खबर है तो अगले दिन सुबह आ जाएगी, उसमें कुछ लेट छूट नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं उस पर कमेंट बहुत ही नहीं करता। लेकिन हाँ, इसका क्या मतलब मैं सवाल नहीं उठाता, मैं, अब मेरी हर किताब में उठा के देख लो, कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो हमारे साथ तैर रहा है लेकिन हम नहीं उठा रहे। मुझे हम्म। वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम लगता है। और ये कोई, मैं जैसे बता रहा हूँ, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए वो ज्यादा सही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं ऐसे करूँ। मुझे लगता है जस्टिफिकेशन की बात इसमें नहीं आती। इसमें वो बात आती है कि वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट जो आपका रह जाता है, तो कई बार कई चीजों का ना इमीडिएट असर नहीं दिखता है। जैसे ये मेरी बात शायद आपसे भी हुई होगी, इब्न बतूती जब मैंने पढ़ी थी तो इस चीज पे बात हुई थी मेरी, कुछ और दोस्तों से भी हुई थी कि कई बार हम ना बहुत लेट अपने पेरेंट्स से अलग देख पाते हैं। मतलब एज ए ह्यूमन Correct, बीइंग उनकी क्या लाइफ correct, रही होगी, उनके correct, क्या correct, इमोशंस हैं, अब अपने पापा को मम्मी को हमेशा उसी सांचे में देखते हैं जिसमें वो रहे हैं, जिनमें उनकी जिंदगी हमारे लिए है, उनकी जिंदगी में correct, और कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो याद है कि मेरी मम्मी की सहेलियां भी पीछे छूट गई थी। जो मेरे साथ यहाँ आके हुआ है इमिग्रेशन में कि आप इंडिया से बाहर आ गए हो, वही चीज उनके साथ हुई। उनका स्कूल कॉलेज यहाँ छूट गया, फिर वो जहां जहां पापा के साथ जाती गई वहां उनकी जिंदगी उस हिसाब से बनती गई। और मैंने ये चीज कभी नोटिस नहीं करी। तुम मतलब श्वेता एक चीज देखो, मैं वो छोटी सी चीज बताता हूँ, हम लोग हम्म। जिस सेम अपब्रिंगिंग से आते हैं, सेम समय में इस हम्म। देश में पैदा हुए, तुम याद करो तुम्हारी मम्मी के कितने लड़के दोस्त घर आए हैं 30 साल में, नहीं। गिनती के नहीं होंगे, किसी भी घर में नहीं होंगे। मुझे तो तो नहीं कहीं याद ना कहीं, आता। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ हाँ, प्रॉब्लम है ना सोसाइटी में। है। और वो आज सिर्फ की डेट में ऐसा नहीं है, मतलब आज मेरे को लगता है जैसे अब मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं है या वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ चीजें इतनी गलत थी कि हमें पता ही नहीं है कि वो गलत थी। हमें नहीं, हाँ, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो चीज गलत हाँ, थी। अभी भी जैसे कई बार बात होती है, और ये हर जगह की हाँ, तो चीज, जनरेशन करेक्ट, वाइज है, जेंडर वाइज है, हर चीज में। तो जब आप
जब तक आप नहीं देखते हो कोई नई चीज, तब तक आपको पता भी नहीं चलता है कि ये चीज मिसिंग है, क्योंकि यू आर सो यूज टू योर वेज कि ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही करेक्ट। चलता है। तो वो तो चीज है, तो उसका जो इम्पैक्ट, मैं वही बोल रही थी कि उसका अगर कोई इम्पैक्ट कहीं पड़ता है, कहीं पे हम अगर रुक के ये देखना शुरू करें, जैसे मैं अपनी जनरेशन में देखती हूँ तो ज्यादातर जो माएँ हैं उनकी अपनी एक जिंदगी है, और ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब अभी भी वो सब चलता है कि साइड से एक दूसरे को जज भी कर रहे हैं लोग, कोई अपनी जिंदगी जी रहा है तो आपको उसमें लग रहा है कि ये अगर इतना कर पा रही है तो मतलब ये कहीं तो या तो अच्छी बीवी नहीं है या अच्छी माँ नहीं है, वो सब चलता रहता है। पर उसके राइट। अलावा है कि काफी हद तक ये एक्सेप्टेड है कि आपकी अपनी एक जिंदगी होगी, ये नहीं था जैसा आपने बोला, ये हमारी माओ के समय में नहीं था। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें चेंज होना है, और आप हर चीज पे एक टैग लगा के, मतलब आपको ये बोलना जरूरी नहीं है कि आप फेमिनिस्ट हो इस चीज को चेंज करने के लिए, ये कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हो एग्जैक्टली जाती है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मेरे को लगता है ना, जो पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं ना, आप एकदम से इतना हाई मॉरल ग्राउंड दे रहे हो, आप अपने, मेरे को हमेशा एक चीज लगता है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, हम केवल अपना घर ठीक कर लेना तो ये हम्म। दुनिया ठीक हो जाएगी। हम्म। दिक्कत क्या है ना, हम लगता है कि हम चेंज जो है वो बाहर से, हमें कहीं दूर से शुरू करना है, कहीं हमें रशिया से मोड़ आएगा चेंज, निकालना बड़ी चीज है ना, लगती है। है ना, कहीं क्रांति होगी, फिर वो क्रांति से घर में क्रांति आएगी, यहाँ से शुरू हो गया, हम उल्टा है अप्रोच, इसलिए मुझे वो पूरा जो क्रांतिकारी अप्रोच है ठीक नहीं लगता। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर हम्म। दे विल गेट देयर थिंग, दे विल गेट देयर ट्रुथ ऑल्सो, एंड आई विश देम दैट कि वो उनको हम्म। मिले। लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है, और मैं एक आजाद देश में हूँ फिलहाल, तो कम से कम उसके लिए मुझे आर्टिकल लगता है 19 कि और एग्जाम्पल आर्टिकल, ठीक है, हाँ, वो लोग भी जरूरी हैं जो कि मतलब उत्पात मचा नहीं के नहीं, चीजें करेक्ट अचानक करेक्ट से बदलें, लेकिन करेक्ट उसके साथ साथ ये कि हर कोई वो नहीं कर सकता, और वो करने पे जो अराजकता वाली स्थिति है ना वो भी आ सकती है। तो करेक्ट हर है, कोई मैं तो उनको गलत क्रांति नहीं जो है। बोलता ना, मैं हाँ। मैं गलत नहीं बोलता, तो फिर हम्म। आई एम श्योर आप मेरे को गलत बोलो, उससे क्या फर्क है, क्या है, क्या देखो, ही कर एज लॉन्ग एज सकते यू आर लिविंग एन इम्पैक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। जैसे जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात थी हमारी, इस पे घंटों बात हुई थी, आपको हैं। आज याद भी नहीं है कि मैं कौन से इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, तो मतलब ये हो इतना ही सकता है मैं याद ना कर रहा हूँ जानबूझ के, ये भी मेरी पॉलिटिक्स हो सकती आई लीव दैट टू यू। पर मैं जो पॉइंट पे लाना चाह रही है। हूँ वो मेरी मेरी बात से सपोर्ट होता है, वो ये है कि इस बात को 5 साल हुए होंगे और और तुम वो देख लो बात ना कि continue चल रही है। हाँ, वो याद भी नहीं है, हाँ, एग्जैक्टली। तो ये उतना ही है। तो ठीक है वैसे ही चलेगा। यार ये बहुत बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया, इतने सीरियस का मैंने नहीं सोचा था। तो मैं ना हम्म। पर्सनल पे आती हूँ लाइफ में। पिछली बार हम्म। जब हमारी बात हुई थी तो आप बाप बनने वाले थे, हम्म। बात को भी कई साल हो गए। तो उस 6 साल। समय के जो सवाल थे, हाँ उस सात बात साल उस समय के जो सवाल थे वो तो बदल गए हैं, पर इतने भी नहीं। मैंने उस समय भी आपसे पूछा था, मैं अभी भी पूछूंगी, अब कहानियां बढ़ गई हैं। ऐसी कौन सी कहानी है जो आप चाहते हो कि व्योम ना पढ़े, मतलब वो आपको क्रेडिट ना करे आपके एक भी चरित्र? नहीं है, एक भी नहीं है। सही में? मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखता। देखो क्या है, मैं ना ऐसी अभी कोई भी चीज छपाता नहीं मैं है? ना ना मैं एक भी चीज, जैसे मैं ना सोशल मीडिया पे भी हम्म। जैसे मेरे पेज पे अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1 लाख के ऊपर लोग होंगे, है ना। हम्म। तो मैं ना ये मानता हूँ, जब भी कोई चीज़ मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ, मैं इसको लेके बहुत कॉन्शियस हूँ कि जब भी कोई चीज़ मेरे पेज से जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं 1 लाख लोगों के हॉल में बैठा हूँ, मेरे पास हम्म। माइक है, और हम्म। 1 लाख लोग उस हॉल में हैं, अलग हम्म। अलग एज के हैं, अलग अलग कंट्री के हैं, मेल फीमेल रेशियो उसमें एक है, 24 से 35 के हैं, 35 से ज्यादा के हैं। वो तो मेरे पास तो स्टैट्स है वो पूरा का पूरा ना। तो हम्म। मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि मैं कोई चीज बोलूं, और मैं कल को उसको जो मैं बोल रहा हूँ उस हॉल में, मैं उस हम्म। हॉल में शर्मिंदा ना हूँ। अगर मैं आप उस हॉल में हो तो क्या होगा, सामने वाला एक, अगर सबके हाथ में माइक हो 1 लाख लोगों के, और मेरे पास भी हो, तो अगर मैं कोई गलत चीज बोलूंगा तो तुरंत रिएक्शन देगा कोई मुझे। हम्म। तो मैं उस फिल्टर के साथ बोलता हूँ कि मैं ऐसी बात बोलूँ जो कट क्रॉस करे, जो हम्म। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। और अगर तुम देखोगे पिछले 3 से 4 साल में कोई भी स्टेटस, और एक आध तो चलो कभी आपका मूड होता है वो गलती हर कोई करता है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन कोई भी, जो मैं 5 साल पहले का दिव्य प्रकाश है और वर्सेस जो अब है, उसमें हम्म। यही फर्क है। तुम देखो, कोई भी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं कोई चीज लूजली ना बोलूं, बहुत हम्म। संभल के मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। और आप इस देश में अगर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, आप दिस वर्सेस दैट की साइड नहीं है, और फिर आपको ऑडियंस मिले, वो बहुत मुश्किल काम है। जैसे वो राही साहब हमेशा कहते थे कि इस देश में एक ही कॉम जो है वो माइनॉरिटी में है, और एक एक ही जो वो है माइनॉरिटी में, वो है हिंदुस्तानी आदमी, क्योंकि वो ना इसका भी गलत बोल सकता है, इसका भी सही बोल सकता है, इसका भी गलत बोल सकता है, इसका भी सही बोल सकता है। हम्म। तो हिंदुस्तानी आदमी होना सही में बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप स्टैंड अप नहीं कर रहे।
आप किसी को रिडिक्यूल नहीं कर रहे, आप किसी का भद्दा मजाक नहीं उड़ा रहे, और फिर हम्म भी आपसे लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत उम्मीद मुझे देता है कि लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोग उनके बीच में निकलें, जो हम्म एक्सट्रीम व्यू वाले नहीं है, जो हम्म। उनके जैसे हैं, जो हाँ, ऐसा। मतलब मैं तो रिलेट कर पाऊंगी तो मैं जुड़ूंगी ना उस चीज से। अगर करेक्ट, मुझे ये करेक्ट, लगे कि मैंने दो करेक्ट, चीजें किसी की पढ़ी पर तीसरी चीज पे करेक्ट, मुझे कुछ चुभ गया, तो वहां से करेक्ट, फिर और बहुत इजी है आजकल फॉलो अनफॉलो करना या जो भी करेक्ट, जैसा वो करेक्ट, रहता है। जैसा आपने करेक्ट। बोला कि जैसा डेमोक्रेसी वाली बात हुई कि बहुत इजी है, आप ब्लॉक कर दो, आप अनफॉलो कर दो, आप अपनी फीड से हर वो चीज हटा दो जो आप नहीं सुनना चाहते हो, हर उस इंसान को हटा दो जो कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे आप एग्री नहीं करते। करेक्ट, और वो ये कर सकते हो, लेकिन मुझे हमेशा यही डर रहता है, जैसे इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को ना जो मुझे गाली देते हैं, मैं कभी उनका कमेंट नहीं हटाता। हम्म उसका रीजन है, मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो 10 साल बाद देखें आके। मैं चाहता हूँ कि कभी उनके बच्चे देखें आके। मैं चाहता हूँ उनके घर वाले कभी देखें आके कि ये कैसे थे, जो हमारे जो पिताजी हैं, जो कह रहे हैं पढ़ो बेटा नहीं तो फेल हो जाओगे, हम तो टॉप करते थे अपने समय में। मैं चाहता हूँ वो देखें, क्योंकि ना मैं ना इको चैम्बर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अगर हम सारे यस हम्म वाले लोगों को अगर ऐसे घेर लें तो हम इको चैम्बर में ना, फिर वो बहुत प्रॉब्लम है। आप हम्म रियलिटी से उतने ही दूर हो जाओगे। हम्म। तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कई बार कमेंट, जैसे बहुत भद्दी भद्दी चीजें लोग लिखते हैं, लोग बोलते हैं हटा दो, मैं नहीं हटाता अनलेस इट इज पर्सनल। हाँ, और वो आई थिंक जिस जगह पे आप हो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी भी पड़ेगी। हाँ, अनलेस इट इज पर्सनल, फिर वो पर्सनल में फिर वो कोई, जैसे अगर कोई, मैंने कई बार जो लोगों को, मोस्टली लोगों को जब मैंने ब्लॉक किया है पेज से, या जब भी ऐसा हुआ है, अगर किसी बंदी ने कोई कमेंट किया और उस पर कोई बदतमीजी कर रहा है, तो फिर हम्म। मैं, मतलब इट्स अ फिल्टर काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद वो चाहे कल को उसने मेरी 5 किताबें पढ़ी हो, चाहे वो ये धमकी दे, मैं, अरे मेरे को तो तमाम धमकियां मिली हैं, किताब आपकी जला देंगे, मैंने डस्टबिन में जला के फिर वीडियो बना के भेजे हैं मुझे लोगों ने। तो उससे कोई डरते या थोड़ी फिर ना। जिसने जलाई है उसने खरीदी है, है। मतलब हाँ, जिसने नहीं जलाई है खरीदी है उसने और उसने खरीदी है। जलाई है, तो मतलब मैंने तो यही बोला, मैंने कहा कि देखिए अब मतलब अगर किसी, एक जो आया था वो बड़ा फनी था कि उसने जला दी, मैंने कहा, मैंने कहा ये तो आपने बहुत गलत किया, मतलब कम से कम आप कबाड़ी को देते, उसका कुछ भला होता, उससे वो लिफाफे बना के बेच लेता। मतलब ये तो गलत किया ना आपने उस कबाड़ी के साथ, जो आपके मोहल्ले का कबाड़ी है, मतलब मेरे साथ भी गलत करते उसके साथ तो मत करो ना, इतनी दुनिया तुम्हें बचाने की फिक्र है। नहीं, अरे यार दुनिया बचाने की फिक्र है, मुझे ये लगता है कि बहुत तरीके हैं। ये वही वाली पुरानी बात है कि नहीं नहीं बढ़ना है मत खरीदो, चल दो, बहुत आसान है आगे बढ़ जाना। मतलब आपकी नहीं नहीं, एक ठीक आध है, मैं ये किताब। कहता हूँ, ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैंने भी एक आध किताबें फाड़ी है, ऐसी बात नहीं है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये सब हरकतें कि मैंने मैं नहीं की है, उसको मैं नहीं रिलेट कर सकती। नहीं, मैंने कई सारे किताबें, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मेरे, मैं इसीलिए अपनी पढ़ी हुई किताब किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे, अब मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं इसीलिए उसमें लिखता हूँ कि यहाँ पे ये वीक है, यहाँ पे एक्सपोजिशन हम्म ज्यादा है, यहाँ पे ऐसे सही हो सकता था। इट इज फॉर माई लर्निंग, कि मैं खराब किताबें भी पढूं। हम्म। इसीलिए मैं, बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा, मैं बहुत सारी किताबें इसीलिए अभी भी पढ़ता हूँ कि मैं जानूं कि और क्या क्या बेवकूफियां जो मैं ना करूं कम से कम। पर ये भी एक चीज है ना कि आप खराब किताब कब डिक्लेयर करोगे बिना पढ़े, बिना पढ़े सिर्फ इसलिए कि किसी लेखक करेक्ट, ने करेक्ट, लिखा इसीलिए था। इसीलिए तुम देखो, मैं कभी भी, जैसे कभी भी सोशल मीडिया पे, अगर आप देखोगे, मैंने हार्डली एक किताब की बुराई की होगी या दो की होगी पिछले 7-8 साल में। मैंने कभी किताब की बुराई, क्योंकि ना मेरे को लगता है बुराई करके हम, की बजाय हम ये बता दें कि ये किताब अच्छी है, ये पढ़ लो। हाँ, तो बुरी यही खबर ना फिल्टर है जो आप बोल सुनाओ। रहे थे ना, कि ये फिल्टर, मैंने ये पहले नहीं था दिव्य प्रकाश में, ये तो पिछले 7 साल में चेंज आया है। फेम के साथ मतलब वो फेम आया से कोई था। मतलब नहीं है, फेम इज को मैं ना बहुत मतलब मैं बहुत कंफर्टेबली, एक तो नहीं ले पाता, पहली चीज, और दूसरा मुझे लगता है ना कि फेम ऐसी चीज है, जितनी मुझे लाइफ की समझ है, कि आज है और डेफिनेटली कल नहीं होगा, है चलो ना। ठीक है, इसको तो रिफ्रेज करते हैं। उसको हाँ, हम फेम नहीं बोलते हैं, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि आप हाँ, उस जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगती पहुंच है, गए करेक्ट, हो जहाँ पे करेक्ट, लोग आपको करेक्ट, पढ़ रहे हैं। तो ये एक करेक्ट, करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू टू गिव देम मतलब एक जो आउटकम है आपके लिखने का वो हाँ, ऐसा करेक्ट, हो। लेकिन एक चीज और भी है, मैं एक चीज और बता दूं, अगर लेकिन मेरे को कोई बात कहनी है, और मुझे ये मालूम है कि इससे ये लोग हर्ट हो सकते हैं, मैं कभी ना, वो ऐसा नहीं होगा कि वो हर्ट हो सकते हैं और मैं इसलिए बात नहीं बोलूँ, ऐसा कभी नहीं है। ये मैं हम्म। करता रहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात है। मेरे ख्याल में मुझे लास्ट सवाल याद लेते आ हैं, रहा फिर है। मेरे को भागना भी है, हाँ, तो नहीं, ऐसा। वो शेर पे काट देते हैं। मुझे फिर एक और मुझे फिर एक बहुत लाइट हार्टेड वो बताओ कि फेम पे जाएंगे हम वापस, ठीक है। हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दिस इज प्योर फेम। तो आप एक हम्म, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आप इंजीनियर थे, आप जॉब कर रहे थे, एक जो कुछ प्रतिशत लोग करते ही हैं, आंकड़े वाकड़े मुझे नहीं पता, पर एक हाँ जो लीक है जैसे चलता रहता है। तो अपने आसपास के लोग जानते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत दुनिया जानती है।
फिर आपकी किताब आई, पहली के साथ जितना हुआ होगा, मैंने जाना ज्यादा दूसरी के बाद, जो ये सेलिब्रिटी हुड आपका हुआ। उसके बाद फिर ये टेड टॉक्स, यूट्यूब सब, जब जब शक्ल दिखने लगी हर जगह तो लोग पहचानने लगे होंगे। तो हाउ हम्म। वाज योर फर्स्ट एनकाउंटर विद फेम? कैसा था वो ब्रश की जहाँ पे ये लगाओ कि लोग, किसी ने पहचान लिया, और अब याद भी नहीं है, जहाँ एक्सपेक्टेड ना हो, मतलब अगर लिटरेचर हाँ फेस्ट तो तो कहीं गए हो। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो मैं ये बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ क्या कि एक मुंबई में ही एक पब में गया मैं, एक, और मैं पब में नॉर्मली नहीं जाता हूँ, और वहाँ पे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें मैं गया था और वहाँ पे कोई स्टैंड अप चल रहा था। ठीक हम्म। है। तो वहाँ पे, और मेरी आदत है कि जब मैं जाता हूँ तो अपना कोने में चुपचाप किसी भी पार्टी में बैठ जाता हूँ, मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मतलब पार्टी के लिए बड़ा एक्साइटेड है। हम्म। मैं हम्म। अपना कोने में बैठा हुआ अपना चुपचाप देख रहा था, ऐसे सब चल रहा था, ये सब है। अब हुआ क्या, जो स्टैंड अप वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो किसी को भी रैंडम पिक कर लेते हैं, है ना। ओके। तो उसने रैंडम एक बोला कि यार, अब जैसे वो चल रहा है, लोग ताली बजा रहे हैं उसी में, चूंकि आधे लोग नशे में होते हैं तो जोक और ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो उसमें, और इधर इधर जब मैं जहाँ बैठा था तो वहां पे एक जो दोस्त का एक और दोस्त आया था, तो वो बैंड्रा में रहता था, बैंड्रा में, है ना। तो हम्म। बैंड्रा में वो उसने वो एक लड़का वहां पे शो ऑफ कर रहा था कोई, कि मैं तो डूड, मैं 80,000 रेंट देता हूँ और फिर भी शेयरिंग में रहता हूँ बैंड्रा में डूड, एंड मैं ना मैं शेयरिंग में रहता हूँ एक बंदी के साथ में, वो शो। अच्छा, मेरे को अब ये सब चीजों से मैं इम्प्रेस तो अब क्या ही होऊंगा, मेरी उम्र बीत चुकी है, तो मैं ऐसे ही अच्छा हाँ हाँ कर रहा हूँ अपना कोने बैठ के, हाँ मैंने कहा जल्दी से खत्म हो, केक कटे जाए ऐसे कर। फिर वो इतना ज्यादा वॉनबी कर, फिर मतलब जैसे मेरे से आदमी जब क्या होता है, जो 80,000 रेंट दे रहा है तो बता ही रहा है कि सैलरी तो 3 गुना होगी या 2 गुना तो होगी, ऐसा करके फिर लगा मेरे से पूछने ये सब, तो मेरे को ये सब अच्छा, मतलब हम्म। तब हम्म। नौकरी कर रहा था मैं, ऐसा तो ऐसा लगता नहीं है, तो कहते क्या डूड क्या कर रहे हो, किताब कर लिख के कितना हो जाता है डूड, ऐसा करके कर रहा था बात। अच्छा, मैं अभी भी बहुत इरिटेट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हो हम्म। जाता है, चल जाता है, इस टाइप से चल रही थी चीजें। इधर स्टैंड अप शुरू हुआ, इधर ये बंदा इतना वॉनबी था कि ये केक जब कटा तो अपने हर पूरे जितनी भी लड़कियां बैठी थी पब में, सबको जाके केक, कि अरे माई फ्रेंड हैज अ बर्थडे एंड ये वो करके सबको, सबसे वो हम्म। कोशिश कर रहे थे वो भाई साहब, उसका नाम नहीं याद उस बंदे का। इधर स्टैंड अप जब शुरू हुआ तो स्टैंड अप में क्या हुआ, स्टैंड अप वाले बंदे ने बोला कि अब जैसे कुछ, अब वो चल रहा है स्टैंड एकदम से कि जैसे कुछ लोगों को लिखने की आदत होती है, अब ये बंदा नशे में था और ये मेरे को वैसे ही एक हम लोग का चल रहा था। ठीक है। तो उसने बोला कि राइटर है, राइटर है, राइटर है हमारे बीच में, ये चिल्लाने लगा, ये हम्म। राइटर है हमारे बीच में। अब वो तो उनको स्टैंड अप वालों को मिल जाता है कि अरे ये तो लपेट देंगे हम्म। तुरंत ही इसको, कि राइटर है, राइटर है। तो उसने कहा क्या 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 सर, क्या 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 लिखते हैं आप। अच्छा, मुझे लगा फालतू में क्यों पंगे ले रहा है, मतलब क्यों इतनी हम्म। भीड़ है, सब है वो सब। तो मैंने कहा अरे छोड़िए ना, मैंने बहुत ऐसे ही बोला ना, छोड़ो ना, करो ना हम्म। तुम अपना जो कर रहे हो। तो उसको भी लगा नहीं, अब स्टैंड अप नहीं, नहीं 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 सर, क्या लिखते हैं आप, शीला की जवानी मैं तेरी दीवानी, इस तरीके का लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्योंकि वो तो अलग पंच बना के आया ना दिमाग में। हाँ तो हाँ। सब हंसने लगे। तो अच्छा, मैं बहुत ही उसमें था, मैंने कहा कहाँ फंसा है। तो मैंने ऐसे बोला बहुत ही कैजुअली कि अरे यार, मैंने कहा इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ मैं, है ना। तो अब वो एकदम से लोगों ने थोड़ा नोटिस किया कि ये क्या ऐसा कर रहे। हम्म। तो फिर वो बोला नहीं 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 नहीं, क्या कर, फिर उसने कहा लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट, तो लाइट मेरे पे पड़ने हाँ। लगी। ठीक है। तो कहते क्या 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 लिखते हैं आप ये वो करके, तो इधर से ये कोच रहा है मेरे को, अरे बता 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 क्या लिखते हैं। तो मैंने फिर भी यही बोला, मैंने कहा, अरे छोड़ो ना यार, क्या है, हम्म। करो ना अपना, बहुत अच्छा लग रहा है, करो ना। कहता है नहीं 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 नहीं, अब तो आपको बताना पड़ेगा क्या लिखते हो, क्या लिखते हो। वो लाइट वाइट जल चुकी, सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। तो हम्म। मैंने कहा, ऐसे ही किताब किताब लिखता हूँ, है ना, हिंदी में किताब लिखता हूँ। तो कहता नहीं, क्या 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 लिखा है आपने, ऐसे वो नहीं गुल, क्या हाँ क्या लिखा है हाँ। आपने? तो मैंने कहा अरे, तो कहता क्या क्या नाम है आपका। तो मैंने कहा दिव्य प्रकाश। ये जैसे उसने सुना ना, जो स्टैंड अप जो कर रहा था बंदा, हम्म। वो सन्न हो गया। उसने अपने आप को अरेंज किया, फिर से हम्म। ऑर्गेनाइज किया, और उसने बोला कि सर, ये मेरे लिए किस्मत की बात है कि आज आप ऑडियंस में बैठे हैं, और मैंने हम्म। आपकी ये किताब, वो किताब, ये किताब पढ़ी है, और ये मेरे हम्म। लिए बहुत बड़ी बात है कि आप ऑडियंस में और मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। और एकदम से सब लोग पूरा का पूरा अब सन और ये, माहौल ही तो बदल कहते गया। और वो बदल गया, और फिर फाइनली हम मिले फिर, और वो मतलब वो सारी हम्म। किताबें पढ़ चुके थे मेरे, वो होता है कि उसमें पहचान में भी नहीं आते हो ना आप शक्ल से और ये हाँ सब। हाँ। बट अब
और फिर उसके बाद तो 25 लोग मेरे पास आके किताब कैसे छपती है और ये सब हुआ, एकदम से पूरा सीन बदल गया, पलट गया वो एक झटके में, वो जैसे था। तो वो मुझे लगा कि ये कुछ काम, मतलब वो एक तरीके से बहुत काफी ये एक तो फनी वाला है ये जो, मतलब कि लगा। और फिर मैंने फिर बैंड्रा बैंड्रा वाले की बैंड बजाई। ये था। इसकी तो खैर बाकी जो, बनती भी थी। और आई होप कि एक वो देखे ये इंटरव्यू। आपको उसका नाम याद नहीं है, बट आई होप वो देखे। मुझे याद नहीं है, मुझे कई सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ तो। नहीं नहीं, और एक आपको बहुत actually इमोशनल था लगता एक्चुअली, है एक और काफी इमोशनल था, बस मैं वो बता दूं। मैं पृथ्वी थिएटर गया था। पृथ्वी थिएटर में जब मैंने बिल दिया, तो जो वो लड़का आया ना, जब वो कार्ड मैंने पे किया तो उसमें कार्ड में नाम आता है। तो वो हम्म जो वहाँ बैरा था, जो 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 वेटर थे, तो अर्जुन नाम था उनका। तो वो आया, फिर उसने, मैं चलते चलते जब मैं रख रहा था कार्ड में, तो बोला कि सर आप वो मसाला चाय वाले दिव्य प्रकाश हैं। तो मैं, हाँ तो फिर वो, उसने मेरी किताबें पढ़ी थी, वो बॉम्बे में एज ए एक्टर स्ट्रगल करने आया था। तो हम्म मैंने उसके साथ फोटो खिंचवाई हुआ है, मेरे पास पड़ी है मेरी टाइमलाइन में अर्जुन के साथ फोटो। वो आपको काफी इमोशनल था पता मेरे है लिए, ये क्योंकि इमोशनल था फॉर श्योर, क्योंकि हाँ, आपने बहुत सारी चीजों में बोला कि आपको याद नहीं रहता है, इसका नाम याद नहीं है, उसका नाम याद नहीं है। मतलब जिस बंदे ने इतनी बकर करी आपके साथ बैठ के, उसका नाम याद नहीं है, आपको अर्जुन का लेकिन नाम उसका अभी याद, भी याद है। याद है, हाँ हाँ। हाँ, नहीं, सो दैट इज दैट्स रियली स्वीट एक्चुअली। ये नहीं कहानी नहीं, मैं वो मुझे लगा कि हाँ ये यार, कहानी सुनवाना चाहती थी रिकॉर्डिंग पे। क्योंकि ये चीज है ना कि जो बंदे ने आपकी फोटो देखी होगी, नहीं देखी होगी, हम्म आपके शब्द से एक शक्ल बनी है उसके दिमाग में, हम्म आपके नाम की, और वो मैच की, तो वो क्रॉस चेक कर रहा हम्म है। हम्म तो वो काफी, और वो मुझे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी वजह से लगती है कि शायद, मतलब मैं आई एम श्योर, मैं अगर अर्जुन ये इंटरव्यू देख रहा हो तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वो चाहता है जीवन में इस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सच हो जाए, वो हो जाए पूरा। क्योंकि लाइफ में खेल टाइमिंग का है, मिल सबको सब हम्म कुछ जाता है। हम्म। तो नहीं, ऐसा हमको है। भी, मतलब हमारी टीम की तरफ से भी, और जो लोग देख रहे हैं, मतलब अर्जुन अगर ये देख रहा है ना, तो दिस विल बी अ वेरी क्या बोलेंगे उसे, टचिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस कि ये नहीं वहां नहीं, तक। मेरे लिए भी है एक्चुअली, मतलब मैं, और ये चाहता हूँ कि ये जो ये मोमेंट मुझे मिला, अगर आई एम श्योर कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी में या जो भी लेखक लोग लिख रहे हैं, हम्म देखिए वो फैंडम अलग है, वो सब है, बट एक कोई, मतलब जो अनलाइकली है कि आपके हम्म नाम से एक रिश्ता बनाया उसका, वो हम्म, बहुत बड़ी बात है। मुझे हम्म, लगता है वो सारा लिखने की थकावट दूर अ, कर देता है। दूर हो जाती है। हाँ, वो वैसा है हम्म कि लगता है कि हाँ चलो, हम अंधेरे में तीर नहीं लगा रहे, चलो कुछ तो हो रहा है, कहीं तो एक तीर लग रहा है कहीं पे। हम्म। मुझे ये बताइए, अगले सवाल से पहले आपके पास टाइम कितना है अभी? मेरे को लगता है हम लोग 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरे को तुरंत भागना है, और ओके, ठीक है। है ना। तो फिर ये इसको लास्ट सवाल को रैप अप करने के उसमें डेडिकेट करते हैं आपकी नई बुक के लिए। हम्म। तो इसके बारे में, ये शॉर्ट स्टोरीज पे है। हाँ, तो आपने प्रॉमिस किया आपको था कि बात, ये किंडल पे आ जाएगी, पर ये अभी तक आई नहीं है, तो मैंने नहीं नहीं। आ जाएगी मेरे ख्याल में, इस वीक में आ जाएगी। तो किंडल पे अनफॉर्चुनेटली आने के बाद से तुरंत उसका पायरेटेड वर्जन आने लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा डिले करते हैं उसमें। हम्म ये शॉर्ट स्टोरीज मैंने पहली बार जैसे मतलब इस तरीके के कैरेक्टर्स जिनसे मैं बहुत सारों से नहीं भी मिला मिला, बहुत सारे ऐसे, हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी पॉइंट इन टाइम में आधे अधूरे हैं किसी न किसी वजह से। हम्म और ये सारे उन आधे अधूरे लोगों की कहानियां हैं, वो लोग जो पूरा होने की रेस में नहीं है। आधे अधूरे दो तरीके के लोग होते हैं, जो कहीं हम्म ना कहीं कुछ पूरा करना चाहते हैं, हम्म बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप आधे अधूरे हो एंड यू आर एट पीस विद इट, वो हम्म अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। मेरी तरह के लोग जिनको पता है कि अब जिम नहीं जा पाएंगे एंड वी आर एट पीस विद इट, तो वो वैसा है। तो कि तो उस तरीके के लोगों की बातें हैं इसमें, काफी ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं जैसे, और काफी ऐसे लोग की जो, जैसे एक ड्राइवर मेरे को मिला था उसमें, कहानी और सुपरस्टार करके, तो वो हम्म। मिला था मेरे को, और वो एक्टिंग करता था। तो मुझे लगा यार, ऐसे लोगों की कहानियां कौन कहेगा, हाँ, ये आपने कोई ऐसा, फेसबुक पे लिखा हाँ था। हाँ, तो ऐसे लोगों की कहानियां कौन कहेगा। एक शाहजहांपुर की एक औरत है, जो महीने का जब हिसाब जोड़ती है, सामने डीएम बंगला उसको दिखता है, वहां पे उनकी डीएम और एसपी की वाइस बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखती है, हम्म और वो देखती है कोई दुकानदार उनसे पैसे नहीं ले रहा, तो वो महीने का हिसाब जोड़ते हुए सोचती है कि मेरे बच्चे को मैं डीएम बनाऊंगी। तो हम्म वो शाहजहांपुर की वो कहानियां हैं, थोड़ा इमेजिनेशन थोड़ा वो। और एक इसमें कहानी ये है, मैंने इमेजिन किया कि अगर गौतम बुद्ध घर लौट गए होते तो क्या होता। तो मैंने राइट। वो गौतम बुद्ध के नाम से नहीं लिखी है, एक ऐसे कैरेक्टर के नाम से लिखी है, जो लखनऊ में एक मंदिर में एक बाबा है, हम्म और वो कुछ ऐसा होता है कि वो लौटते हैं, तो जब लौटते हैं तो क्या होगा उनके घर में।
तो वो मैं इमेजिन, ये सवाल कई सारे थे जो मेरे अपने पर्सनल थे, तो हम्म उनसे डील करके गाने, तो आई एम श्योर जो मैंने अभी तक लिखा है उससे बहुत कंफर्टेबल ट्रांजिशन नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए। ये अनकंफर्टेबल ट्रांजिशन होगा, लेकिन मुझे लिखने में मजा आया, तो देखते हम्म हैं ऑडियंस को, मतलब जो आपको मजा आया तो हमेशा मैं बोलता हूँ, और ये जो भी अगर जो नए राइटर्स यहाँ पे सुन रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, किताब लिखने में राइटर जो है ना पूरा मजा ले चुका होता है। जैसे मेरे एक दोस्त भारत गुप्ता है, वो क्रिसिल में है, बहुत हाई फाई हो गया है अभी तो वो बहुत सही चीज बोलता है कि बच्चा जब आप करते हो तो बच्चा पैदा होने तक आप पूरा मजा प्रोसेस का ले चुके होते हो, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो सब बोनस है। वो आपको जो खुशी देगा दुख देगा जीवन में वो सब बोनस है, आपको दोनों को उसकी फेस वैल्यू पे लेना चाहिए उसमें हम्म वैसा। तो वही किताबों के साथ भी, कि मैं पूरा मजा ना छपने से पहले ही ले चुका होता हूँ। अब जो भी आता है अच्छा या खराब वो सब बोनस है, वो मैं मुझे मिलता है तो मुझे उसको सहेजना चाहिए, उसको क्रिब नहीं करना चाहिए। पर इसके साथ साथ एक चीज ये भी तो है ना कि अगर आप ये जो ट्रांजिशन आपने बोला ये पाठकों के लिए, ये आपके लिए भी तो होगा, क्योंकि जो आप लिखे जा रहे हैं, अगर आप एक ही चीज बार बार लिखे जा रहे हैं, तो करेक्ट करेक्ट, तो एज ए मेरे लिए राइटर ये आपको इसीलिए भी मैं, तो चाहिए ये। हाँ नहीं मेरे लिए ज्यादा जरूरी है पाठकों से ज्यादा, क्योंकि हम्म अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं अरे सर ये पहले जैसा नहीं है, और हम्म ये क्योंकि और कई लोग यही इसी बात की उनको खुशी है कि ये पहले जैसा नहीं है, तो मतलब दोनों मुझे तरीके के होगी, लोग। मुझे इस बात की खुशी होगी, हाँ मैंने नहीं पढ़ी है, मैं प्रिटेंड नहीं करूंगी कि मैंने पढ़ी है। पर मैं अगर, क्योंकि मैं आपकी स्टाइल नॉवेल में, शॉर्ट स्टोरीज में, दोनों में देख चुकी हूँ, और अगर वही रिपीट होता रहेगा तो वो चीज मेरे लिए एज ए पाठक करेक्ट, फिर हाँ नहीं। एलिनेट हो जाओगे आप। और ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली राइटर्स जो हमारे साथ में इस जनरेशन के हम्म हुए, उन लोगों ने नई ऑडियंस तो ऐड की, लेकिन जो पुराने लोग थे उनको सस्टेन नहीं किया, हम्म। वो चैलेंज है। तो बट एनीवेज अब तो सब पब्लिक डोमेन में है, तो अब मेरा नहीं रहा, तो वैसे ही है ये चीज़, अब तो हम्म अब जनता की है, बताएं सब लोग पढ़ के कैसा है क्या है। क्योंकि कई बार तारीफ भी होती है तो लगता है अरे ये तो पिछले साल का वर्जन था मेरा जो तारीफ सुन रहा है। मैं हमेशा इसीलिए ना मेरे को तारीफ में बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ मैं। वो तारीफ आलोचना दोनों, वो पार्ट तो आएगा ही, तो वेदर यू आर कंफर्टेबल और डन डन अनकंफर्टेबल वो तो दोनों डन में ही डन लेना, डन मतलब वो तटस्थ तरीके से ही लेना तो अपनी जगह डन है, पर फिर भी डन। क्योंकि अगर मैं एज ए पाठक तारीफ करूंगी तो मुझे आपका वो वाला रिएक्शन चाहिए जिसमें मुझे ये लगे कि आपको वो तारीफ सुन के खुशी हुई। राइट राइट तो राइट, नहीं वही है। आप उसको भी राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। नहीं 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 बिल्कुल, वो खुश और उसी के लिए लिखता भी है आदमी, कई बार हाँ, वो आपको लगता है वो अश्योरेंस भी जरूरी है। वो तो assurance बढ़िया है है। इस, हाँ वो बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया श्वेता, बहुत मजा आया, और लगा ही नहीं कि कहीं इंटरव्यू जैसा हो रहा है, लग रहा है ऐसी संडे को बातचीत हो रही है चाय कॉफी। वही मैंने इसीलिए बोला था चाय लेके आना, पर चलो ठीक है। लेकिन तो चाय बहुत छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन मैं। रह गए हैं, आई होप आपकी हम अगली किताब जल्दी आए, क्योंकि मैं मुझे फिर से एक बहाना मिलेगा बचे हुए डन सवाल पूछने का। डन 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 डन। तो चलो, दिस वाज रियली लवली। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, और आई एम श्योर कि जल्द से जल्द हम देख पाएंगे। मैं नहीं हूँ इसकी जिम्मेदार, तो ये छप जाएगा जरूर। चलो ओके ओके चलिए, ओके थैंक यू सो मच। ओके, बाय 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 बाय। बाय।